अश्विनी दुबे जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे और समझते हैं कि चुनाव आयुक्त का जो पूरा का पूरा कंधों पर जो कार्यभार होता है वो कितना महत्वपूर्ण है और मौजूदा जो एक तरह से संकट नज़र आ रहा है उसका निराकरण कब तक होगा। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो क्या ये अनयूजुअल आपको लग रहा है, अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है कि इस तरह से ठीक चुनाव से पहले किसी चुनाव आयुक्त का इस्तीफा दे देना, वो भी कार्यकाल बहुत लंबा बचा हुआ था अभी, तो ये कुछ मैं जो कारण है उस पर नहीं जा रहा हूँ, बड़े स्पेकुलेशंस उस पर चल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ वस्तु स्थिति और फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ। देखिए अनयूजुअल दीपक भाई इसलिए भी है कि देश का सबसे बड़ा चुनाव होना है और तिथि निर्धारित होनी है कि किस किस चरण में कब कब कहाँ चुनाव होगा। ऐसे समय पर एक रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमिश्नर अगर रिज़ाइन करते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं, तो स्पेकुलेशन क्या माने ये विदित है, दिख भी रहा है कि वैक्यूम क्रिएट हुआ है। दूसरा आप ये समझिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा इंडिपेंडेंट होता है और वो सब पावर्स और प्रिविलेजेस वो एंजॉय करते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज एंजॉय करते हैं। अब वो या तो रिज़ाइन करते हैं या उनको रिमूव किया जाता है, जैसे जजेस को रिमूव किया जाता है, या उनका टेन्योर ख़त्म होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए अरुण गोयल जी का अपॉइंटमेंट हुआ, इनका टेन्योर 2027 तक चलना था, वो अचानक रिज़ाइन करते हैं, तो अभी जो खास तौर से 5 नामों पर विचार करने की अचानक से ज़रूरत पड़ेगी लॉ मिनिस्टर को, वो निश्चित तौर पर 5 नाम उनको जो सर्च करने पड़ेंगे, कौन से लोगों का पैनल जो है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास, जो अभी नया अमेंडमेंट हुआ जो दिसंबर में आया लॉ में, जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन और एक केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा जो नामित होंगे उनके पास जाएगा, फिर उनके गुण दोषों पर डिस्कशन होगा। तो इलेक्शन खड़ा हो तो और एक ही 3 में से सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचे हो तो वैक्यूम क्लीनर होगा और सवाल भी खड़े होंगे। जी थोड़ा हमें समझाएं कि कितना महत्वपूर्ण है मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कि उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त रहें। कहा यह भी जाता है कि साहब अकेले इतना बड़ा चुनाव अब जगह जगह जाना है। अब हमने देखा पहले तो तय था गोयल साहब का कश्मीर जाना, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त साहब अकेले ही उनको वहाँ जाना पड़ा। अब अकेले वो गए हैं, उसका असेसमेंट करेंगे फिर आके, तो क्या इससे एक तो जो चुनाव आचार संहिता लगनी थी उस पर आप कुछ फ़र्क देख रहे हैं? उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा क्या? अकेले कर पाएंगे क्या? और कितनी जल्दी ये नियुक्तियाँ करनी होंगी? देखिए 2 बातें समझिए। चुनाव अकेले कंडक्ट नहीं कर पाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं होंगे तो चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। ओके वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विजडम पर, उनके काम करने की शैली पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप देखिए अमेंडमेंट से पहले बहुत समय तक तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते थे। वो तो बाद के वर्षों में 2 और इलेक्शन कमिश्नर आए, खास तौर से अगर आप देखें तो बाद में जो संवैधानिक संशोधन हुए उसमें से। अब दूसरा जो प्रश्न है नाम सर्च करने की, तो बहुत देखिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट है और लॉ मिनिस्टर जो हैं, ये लोग बहुत अनुभवी लोग हैं और देश के उन नामों पर तमाम उनके पास नाम आ भी चुके होंगे, उस पर चर्चा भी चल रही है कौन इंडिपेंडेंट, फेयर और इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन करवाएगा। आपको यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो 2 मार्च 2023 की जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को भी डिस्कस किया गया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दीपक जी अगर देखें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने ये भी बताया था कि एक स्वच्छ और एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी के निर्वहन के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितने हमारे देश की न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और इसीलिए अगर आप याद करें तो 5 जजेस बेंच जो थी दीपक भाई यूनानिमसली, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय और ऑनरेबल जस्टिस सीटी रवि कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर जोर भी दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो हैं उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट बॉडी हो और जो निर्वाचन करे। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाए इस पर, तब तक प्राइम मिनिस्टर, तब तक लीडर अपोजिशन
और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो जो है ये अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो रूलिंग भी सिग्निफिकेंट है, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने कानून ला करके जो लोकसभा ने पास किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, जो राज्यसभा लोकसभा दोनों के एसेंट मिले जिसको, वो आया। लेकिन उसके ठीक बाद देखिए, चूंकि दिसंबर में वो आया और मार्च में अगर ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है और इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीज़ें पूरे देश में एक साथ सबको कंडक्ट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी न जल्दी सरकार इस पर गहन चिंतन कर रही होगी और कुछ न कुछ ये कर ही लेंगे। अब ये उम्मीद करते हैं, हम लोग देखते हैं। यानी कि एक बात मानना पड़ेगा कि जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक कोई संवैधानिक संकट नहीं है। अगर चुनाव आयोग का संविधान भी देखें तो एक सदस्यीय निकाय के रूप में चुनाव आयोग काम कर सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है। 2015 में भी कई लोगों को याद होगा जब नसीम जैदी साहब सीईसी बने थे तो ईसीआई ने 1 महीने से ज़्यादा समय तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया था। उसमें भी एक से 1.5 महीने का संभवतः वक्त लग गया था। उसके बाद 2 ईसीस की नियुक्ति की गई थी। तो ऐसा कोई संवैधानिक संकट नहीं है, तो ये स्पष्ट हुआ। अब जैसा आपने कहा कि कुछ नामों की चर्चा है, मैं मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ, कुछ नाम लोग उन पर स्पेकुलेशंस भी हैं, 4-5 नाम हैं, उसमें आईपीएस भी, आईएएस भी हैं। ये कौन होते हैं, कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। जैसा गोयल साहब ने बिल्कुल 2018 में, आज वो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, कल उनकी नियुक्ति हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई बिजली की रफ्तार से इनकी नियुक्ति हो गई। बहरहाल वो एक विवादास्पद विषय था, लेकिन बाद में गोयल साहब ने बखूबी अपने कामों को अंजाम दिया। लेकिन बताइए ये बैकग्राउंड क्या होता है, कौन लोग होते हैं? क्या अनिवार्य है कि आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, या कोई भी हो सकता है? और दूसरा, वर्तमान पद पर ही कंटिन्यू किए जाते हैं या फिर इस्तीफा देना पड़ता है पहले और उसके बाद इस संस्था का हिस्सा बनते हैं? अश्विनी जी। देखिए दीपक भाई, ऐसा है कि जब कभी भी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो कमेटी जब सर्च करती है तो दूसरे काडर में होते हैं। अच्छा, उस काडर से उनके नाम आते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सर्विंग ब्यूरोक्रेट है और सर्विंग ब्यूरोक्रेट को, क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल कार्य होता है, तो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल कार्य उस काडर से जब वो आते हैं, नामों पर वो होता है। ज़रूरी नहीं कि आईएएस हो, जरूरी नहीं आईपीएस हो, अलाइड सर्विसेज से भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्षमता, उनकी कार्यकुशलता, उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो इस लेवल का होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जो चुनाव व्यवस्था है वो उस पर कर सके। क्योंकि सरकार का काम जो है, इसमें अगर आप देखें, सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जैसे कार्य होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जितना टेन्योर है 65 वर्ष, तो इसी तरह से इनका भी वही टेन्योर हो जाता है 65 वर्ष का। 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो 65 वर्ष से पहले मान लीजिए कोई 59 ईयर्स में होता है तो 65 वर्ष तक उससे 6 साल हुआ। कोई पहले, जैसे अरुण जी का आप टर्म देखिए तो 2027 में खत्म हो रहा था। तो एक तो ये रेशियो होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कार्य कुशलता बड़ा जरूरी है। जैसे स्टेट्स में जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो स्टेट में जो इलेक्शन कमिश्नर वो उसी काडर के ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको बनाया जाता है, तो उनको एक्सपर्टीज होता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया। एक्चुअली स्टेट में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, या उनको वहाँ भी कमिश्नर ही बोलते हैं, वहाँ पे भी वही होते हैं जी। वहाँ स्टेट्स में भी स्टेट्स में इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर्स। तो वो हमने देखा है कि वो उनका भी देखिए, हाँ, वो मतलब निवर्तमान पोजीशंस में रहते। लेकिन यहाँ पर क्या ये रिटायर हो जाते हैं? इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है पहले या कंटिन्यू हो सकते हैं? अगर वो रिटायर्ड नहीं है तो नहीं, कंटिन्यू हो सकते हैं। अच्छा, जैसे आप यशवाई कुरैशी वगैरह से आपको देखिए तो ये सब लोग सर्विस से आए हुए लोग थे। और ये जैदी साहब की भी बात जैसे अभी आपने किया, तो ऐसा कोई प्रोरोगेटिव नहीं है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, कार्यमुक्त जरूर होना पड़ेगा। कार्यमुक्त होना और रिजाइन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इस केस में, अरुण गोयल साहब के केस में देखिए, उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया था, वीआरएस लिया था, तो उनका रिटायरमेंट और बाकी कार्यमुक्त होकर के यहाँ आना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो ये गोयल साहब सेवानिवृत्त हो गए थे, एक तरह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उन्होंने ली थी, और फिर उनका रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ। लेकिन
कार्य मुक्त होकर भी इस पद पर आगे कंटिन्यू किया जा सकता है अगर रिटायरमेंट की उम्र आपकी नहीं हुई है। ये है सीधा सीधा नियुक्ति का फंडा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत सुबह से बातचीत चल रही थी तो हमने कहा आपको बुलाया जाए, थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए। और इस तरह के मुद्दों पे ना अक्सर भ्रमित हो जाते हैं लोग, क्योंकि चर्चा किसी और दिशा में चली जाती है पॉलिटिक्स पर, लेकिन नियुक्ति कैसे होती है, कितना इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक स्थितियां क्या हैं, इस पर प्रकाश डालता कोई नहीं है। इसलिए हमने आपसे चर्चा की, साफ सुथरी चर्चा की, फैक्ट बेस्ड चर्चा की। आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एनलाइटन्ड हुए होंगे। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आभारी हैं हम आपके, आभारी हैं दीपक जी हम आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।